नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली के करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 17 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। देखिए, प्रतिदिन मेरी करंट अफेयर की क्लास होती है और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ ले लिया करो, क्योंकि उस पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा और जो भी डिटेल एनालिसिस बताऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी वो अपन इस क्लास के अंत में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अपनी एक पॉलिटी की श्रृंखला चल रही थी, पॉलिटी टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, जिसके अंदर अपन पॉलिटी को 500 क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे थे। और मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, जो बच्चा ईमानदारी के साथ उन 500 क्वेश्चन को कवर कर लेगा वो चाहे कोई सा भी एग्जाम दे, पॉलिटी में उसका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उस क्लास की भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, वो पीडीएफ अपने एप्लीकेशन पे मिलेगी। ये कहाँ पर मिलेगी तो अपन अंत में इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में संशोधन के लिए किस वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? कल शाम को ही दी थी भाई, ठीक है। कैबिनेट ने क्या मंजूरी दी है कि अब भारत के अंदर जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी है उनके लिए हम 8वां वेतन आयोग लागू करते हैं। कौन सा? 8वां। क्रम याद रखना, क्रम ही पूछा जाता है। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले 7वां वेतन आयोग था। 7वां वेतन आयोग कब बना था? 2016 के अंदर बना था। ये जो वेतन आयोग है वो प्रति 10 वर्ष बाद बनाया जाता है। कब? इससे पहले 2016 में बना था। और ये जो 8वां वेतन आयोग है वो 2026 से लागू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो 7वां वेतन आयोग था उसका 2026 की शुरुआत के अंदर कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में उसकी जगह 8वां वेतन आयोग ले लेगा, ठीक है। अभी देश के अंदर अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 49 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं और करीब 65 लाख पेंशन भोगी हैं, जो कि पहले केंद्र सरकार में नौकरी कर चुके हैं और अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ये आंकड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। वेतन आयोग प्रति 10 वर्ष बाद बनाया जाता है। 7वां 2016 में बना था, अब 8वां बना है, 8वां 2026 से लागू हो जाएगा और ये केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 महीने का करंट अफेयर आप निकालना। मेरी जो मंथली आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिली है उसके अंदर देखना, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था 30 दिसंबर 2024 को PSLV C16 के माध्यम से एक SDX-01 और एक SDX-02 लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट में आपको बताया था स्पेडेक्स मिशन के नाम से है। इसको लॉन्च किया है इसरो ने, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अब उसके अंदर एक सफलता मिली है, ये सफलता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसरो ने स्वदेशी रूप से भारत डॉकिंग सिस्टम का उपयोग करके 2 उपग्रह थे उनको आपस में जोड़ा है। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो। इसरो ने स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम का उपयोग करके किन 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया है? यहाँ पर जो ये डॉकिंग सिस्टम है, डॉक किया है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अंतरिक्ष के अंदर जो भी यहाँ से यान भेजे जाते हैं उनके जो भी अलग अलग सिस्टम होते हैं उनको अलग अलग करके वहाँ पर उनको घुमाया जाता है और उनसे अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। परिणाम के पश्चात उन उपकरणों को वापस जोड़ना, उसको क्या बोलते हैं? डॉकिंग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। डॉकिंग सिस्टम इसरो ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। उसके अंदर 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कल इन्होंने जोड़ा था। कौन कौन से? SDX-01 और SDX-02 को। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, पूरी चीज को समराइज करके आपको बता देता हूँ। इसरो ने स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम का उपयोग करके 2 उपग्रह हैं SDX-01 और SDX-02 को सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। और ऐसा करने वाला, ये डॉकिंग सिस्टम को सफल बनाने वाला भारत दुनिया का 4था देश बन गया है। कौन सा देश बन गया भाई? भारत दुनिया का 4था देश बन गया है, 4th कंट्री बन गई है। कैसे 4th कंट्री? यानी इस डॉकिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक काम में लेने वाली 4थी कंट्री बन गई है। 30 दिसंबर 2024 को PSLV C16, ये क्या है? ये लॉन्चिंग व्हीकल था। तारीख क्या थी? तारीख थी 30 दिसंबर। और कौन सा मिशन था? स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसकी अब सफलता मिली है। पृथ्वी से 475 किलोमीटर के ऊपर ये डॉकिंग हुई है। कितनी? पृथ्वी से 475 किलोमीटर ऊपर ये डॉकिंग सफल हुई है।
तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। साइंस और टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लॉन्चिंग व्हीकल का नाम पूछ लिया जाएगा, मिशन का नाम पूछ लिया जाएगा, दिनांक पूछ ली जाएगी। इसके अलावा ये एक नया सिस्टम है तो इसको तो पूछा ही जाएगा, ध्यान रखना है। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना है। डॉकिंग सिस्टम क्या होता है वो मैंने आपको एकदम ईजी तरीके से समझा दिया है, जिसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये थोड़ा जो पिछला क्वेश्चन था आपको थोड़ा हार्ड लगा होगा, लेकिन देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो आप उसको इजी नहीं कर सकते हो, आपको उनको याद ही करना पड़ेगा। अमेरिका ने भारत के साथ ऊर्जा सुरक्षा और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन संस्थाओं पर शीत युद्ध काल के प्रतिबंधों को हटा दिया है। देखिए अमेरिका ने शीत युद्ध काल के समय भारत की कुछ संस्थाओं पर बैन लगाया था, उन बैन को हटा दिया है। ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर इसको लगाया गया था। कौन कौन सी कंपनियों से जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटाया, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है और क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा। या इसमें से ऐसा पूछ सकते हैं कौन से प्रतिबंध नहीं हटाया, क्योंकि 3 से हटाया है और 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक तो BARC, एक इंडियन रेयर अर्थ्स और एक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इन पर शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने बैन लगा दिया था और अब इस बैन को वापस हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका ने भारत के साथ ऊर्जा सुरक्षा और वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए BARC, इंडियन रेयर अर्थ्स, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र पर शीत युद्ध काल के दौरान जो प्रतिबंध लगाए थे उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, वैश्विक भागीदारी बढ़ेगी, दोनों देशों को लाभ पहुंचेगा और जो भी भारत और अमेरिका के मध्य जो शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग है वो और मजबूत होगा। इसी के देखते इनको हटाया गया है। इसके साथ ही उस जिस मीटिंग के अंदर इनको हटाया गया है उसी मीटिंग के अंदर सुरक्षा चिंता के कारण 11 चीनी कंपनियों को अमेरिका इकाई से जोड़ दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब जिस सूची से इनको हटाया गया है ना, प्रतिबंध वाली सूची से, उन प्रतिबंध वाली सूची के अंदर 11 चीनी कंपनियों को जोड़ दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 11 चीनी कंपनियों को जोड़ा गया है, जबकि भारत की 3 कंपनियों को उसमें से हटाया गया है। और ये काम किसने किया है, अमेरिका ने किया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीनों ही कंपनियां इंपॉर्टेंट है, BARC, इंडियन रेयर अर्थ्स और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। और चीन की कितनी, 11 कंपनियों को बैन कर दिया है, उस सूची के अंदर डाल दिया है। अगला क्वेश्चन क्या भाई, कैबिनेट ने इसरो के श्री हरिकोटा में किस क्रम के लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री हरिकोटा, कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, वहां पर इसरो का एक स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जिसको जानते हैं, उसके अंदर तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाने की मंजूरी मिल गई है। कौन सा, तीसरा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर पहले से 2 लॉन्च पैड थे, जिसको TLP बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शॉर्ट में TLP बोला जाता है। ठीक है, तो 2 TLP पहले थे, अब तीसरा TLP यानी तीसरे लॉन्चिंग पैड की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कहां पर, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। क्या है, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है, अभी ये खबरों में रहा है, तो आपको ध्यान रखना है श्री हरिकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, श्री हरिकोटा के अंदर है, तो कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और वहां पर तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाने की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, ये पैड बनाने में लगभग 4 वर्ष का टाइम लगेगा भाई। और टोटल खर्चे की बात की जाए तो ये भी PIB की वेबसाइट पर डाल दिया है, इसके अंदर भी 3,984.86 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, 3,984.86 करोड़ रुपए का टोटल इस लॉन्चिंग पैड को बनाने का खर्चा आएगा। लॉन्चिंग पैड का मतलब ये होता है जहां से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। आपने देखा होगा अंतरिक्ष यान वगैरह जब टीवी पर लॉन्च किए गए थे तो देखा होगा धुआं उठता है, ऊपर रॉकेट उठता है, तो उस प्रकार के लॉन्चिंग पैड 2 पहले से बने हुए हैं। कहां पर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अंदर, और वहां पर अब तीसरा बनेगा। और ये कहां पर पड़ता है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर इसकी लोकेशन है। सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत ही कम है, उन क्वेश्चनों के पूरे डिटेल में एनालिसिस इस क्लास की PDF में मिल जाएंगे। PDF कहां पर मिलेगी, तो ये नंबर है 9887809083। आपको सिंपल सा मैसेज करना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें PDF चाहिए, या आप कॉल भी कर सकते हो। वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में, मेरी टीम आपको ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ऐड कर देगी और वहां पर डेली क्लास के बाद में आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा बिना किसी मैसेज के, बिना किसी झंझट के अगर आपको लेना है, प्ले स्टोर पर जाना, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना, इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से एप्लीकेशन है, और वहां पर आप
या तो एमसीक्यू सीरीज के नाम से जो बेच रहेगा वो ज्वाइन कर लेना, या उसके अंदर एक सिलेक्शन कॉर्नर है, सिलेक्शन कॉर्नर में आपको कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और बाकी एमसीक्यू सीरीज के अंदर एक फ़ायदा ये रहेगा करंट अफेयर के साथ, सभी सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज की डिटेल क्लासेज मिलेगी, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को वहाँ पर अपन एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और अभी अपनी पॉलिटी चल रही है और हिंदी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? भाई भारत इस बार अपना 76वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है, कब मनाएगा? 26 जनवरी 2025 को। किस क्रम का ये क्रम आप ध्यान रखना, 76वें क्रम का। उसके अंदर इस समारोह के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पधारेंगे। कौन पधारेंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है? प्रोबो सुबियांटो। सुबियांटो लिख देता हूं, आप ध्यान रखना है। प्रोबो सुबियांटो वर्तमान के अंदर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और वो भारत में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 2 दिन की यात्रा रहेगी, 25 और 26 जनवरी की। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है सुबियांटो, इनकी पहली राजकीय यात्रा होगी, उसके अंदर ही भारत जैसे देश के गणतंत्रता दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में जाना बहुत बड़ी बात होगी। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, इनको ही क्यों बुलाया गया? तो वो सारी चीजें बोल वचन की आपको पता है, द्विपक्षीय जो संबंध है उनको मजबूत करना। इसके अंदर एक विशेष चीज छपी है, अगर आपने आईआर पढ़ा है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है, तो आपको एक पता होना चाहिए, इंडोनेशिया एक व्यापक रणनीतिक साझेदार है भारत का, और भारत की जो एक्स ईस्ट नीति है और जो इंडो पैसिफिक रणनीति है उसका केंद्र है इंडोनेशिया। तो उन सभी चीज़ों के लिए इंडोनेशिया को बुलाया गया है। फोकट में अपन किसी को नहीं बुलाते हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। आप क्या सोच रहे हो, फोकट में इनको बुला के नुक्ति खिला देंगे? नहीं नहीं, अगर उनको बूंदिया खानी है तो फिर कुछ काम तो निकालना पड़ेगा इनसे। हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांटो है वो भारत पधार रहे हैं और इनकी ये पहली राजकीय यात्रा है। बाकी सारी चीजें जो अपनी पीडीएफ है उसके अंदर सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। ये भाई कल एक पुस्तक का विमोचन किया था, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पुस्तक के बारे में पढ़ना और ये एग्जाम में पूछी जाएगी। संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भाई संसद की क्रियाविधि क्या है, संसद के अंदर अधिकार क्या है, कुछ लोगों को जो विशेषाधिकार मिले हुए वो क्या है, उन पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका विमोचन कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के कार्यों, विशेषाधिकारों और लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर एक पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर के.एस. चौहान की। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर के.एस. चौहान। डॉक्टर के.एस. चौहान की पुस्तक थी जिसका विमोचन किया था, ठीक है। इसके अंदर सरकार की जवाबदारी क्या है, उसके अंदर संसद की भूमिका क्या है, संसद में संवाद कैसे होता है, संसद में बहस कैसे होता है। वर्तमान स्थिति को उसमें नहीं लिखा गया है, ये पक्की भरोसा है, क्योंकि वर्तमान स्थिति क्या है संसद की, कुर्सियां चलती है, कुर्सियां उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर केवल नैतिक संवाद की बात होगी, ठीक है। संसद की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कार्यविधि है, वो सारी चीजें लिखी हुई है। जगदीप धनखड़ जी ने जब इसका अनावरण किया था तो इन्होंने बोला था कि जो लॉ के स्टूडेंट है, ठीक है, वो इस पुस्तक को जरूर पढ़े, कानून के छात्रों के लिए ये बहुत ही मूल्यवान संसाधन है। उन्होंने सेम ऐसे ही लाइन बोली थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत और स्पेन किस वर्ष को दोहरे वर्ष के रूप में मनाएगा? भाई 2026 को भारत और स्पेन है वो दोहरे वर्ष के रूप में घोषित किया है, भारत और स्पेन दोनों ने ही। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। 2026 भारत और स्पेन दोनों देशों के नाम याद रखना, क्या करेंगे, दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे। और ये घोषणा किसने की है? तो वर्तमान के अंदर भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, इन्होंने ये चीज कही है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, उन्होंने कहा है कि 2026 को भारत और स्पेन के लिए दोहरा वर्ष घोषित करता हूं। इसके अंदर होगा क्या, जिसमें सांस्कृतिक, पर्यटन और एआई के सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, पर्यटन को बढ़ावा जाएगा और इसके साथ में एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेकर दोनों देश आपसी सहयोग कर काम करेंगे। इसके अलावा इस द्विपक्षीय समझौते के अंदर दोनों देशों के मध्य संबंध बढ़ेंगे और जो भारतीय प्रवासियों के योगदान है और $10 बिलियन के वार्षिक व्यापार पर प्रकाश भी डाला जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं अभी वर्तमान के अंदर स्पेन के अंदर, किस देश में, स्पेन के अंदर जो भारत के लोग रहते हैं वो $10 बिलियन का वार्षिक व्यापार करते हैं वहां पर। तो स्पेन वालों को समझाया जाएगा कि भारतीयों की महत्वता आपके देश में क्या है, ठीक है। इसके अलावा स्पेन के अंदर भी भारतीय लोगों का सम्मान किया जाता है, ठीक है। स्पेन के जो स्वागत पूर्वक रवैया है भारत के लोगों को लेकर,
उसकी प्रशंसा भी की और उन्होंने बोला कि अपन इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, दोनों देशों में अच्छी मित्रता है। तो भारत और स्पेन है वो दोहरे वर्ष के रूप में मनाएगा 2026 को, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा, 101% लिख के दे सकता हूँ। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, भारत और स्पेन किस वर्ष को दोहरे वर्ष के रूप में मनाएगा, 2026 को, या दोहरे वर्ष के अंदर भारत के साथ कौन सा देश जुड़ा हुआ है, तो स्पेन, ये ध्यान रखना है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना, उसको तो रट ही लेना है। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर तो ऐसा है, अगर एग्जाम में पेपर टफ आता है तो अभी 100% क्वेश्चन अपनी क्लास में से मैच कर जाएंगे। आप वो एक्स्ट्रा फैक्ट वाली PDF रोज की रोज ले लिया करो, मेरा आपसे ये विनती है हाथ जोड़ के, ठीक है। कैसे मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है, एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना नौसेना नागरिक वर्ष कब मनाएगी। जो भारतीय नौसेना है वो एक नौसेना नागरिक वर्ष मनाने वाली है, वो कब मनाएगी, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो भाई वो आज ही मनाएगी। आज क्या है, 17 जनवरी है और आज ही मना रही है वो, 17 जनवरी 2025। भारतीय नौसेना 17 जनवरी 2025 को जो DRDO का ऑफिस है, DRDO का भवन है, कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर, वहां पर नौसेना नागरिक वर्ष आज मनाएगी 11 बजे से। अभी मनाना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। और इसके अंदर नौसेना नागरिक कर्मचारियों द्वारा एक गीत लिखा हुआ है, ठीक है। वो गीत यहाँ पर गाया जाएगा। गीत कौन सा है, उसके अंदर पे एक लाइन है गीत के अंदर, जी जान लगन से, उसका लाइव प्रदर्शन भी होगा आज, तो अभी देख सकते हो आप, ठीक है। इतना करंट, यानी एकदम अभी घटना होने वाली है आधे घंटे बाद में, पहले ही बता रहा हूं, अगर किसी को देखने की इच्छा हो तो देख लेना, ठीक है। इसके अंदर होगा क्या, तो नौसेना नागरिकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्यूरेटेड प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उस प्रदर्शनी की कल फोटोज आ जाएगी, तो मैं आपके लिए फोटो भी लेके आऊंगा। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना है वो नौसेना नागरिक वर्ष कब मनाएगी, तो आज मना रही है 17 जनवरी 2025 को। कहाँ पर मना रही है, DRDO भवन नई दिल्ली के अंदर मना रही है और इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करने वाले हैं। ये था भाई 17 जनवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने आपको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स GK के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। PDF कैसे मिलेगी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बाकी मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।